सभी को शुभ संध्या। स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। मैंने आपको पिछली वीडियो में हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला के जितने भी वर्ण होते हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, उनका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है। क्योंकि हमारे मुख में 6 उच्चारण स्थान होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ और नासिक यानी नाक। हमारे जो सारे वर्ण हैं वो इन्हीं 6 भागों से उच्चारित किए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी हमारे वर्ण हैं उनका जो उच्चारण स्थान है वह बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्णमाला। मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी आपको क्या याद करना है। पहले तो कचट तप आपको याद करना है। कचट तप, कचट तप आपको ऐसे नहीं लिखना है, इस तरह नीचे ऊपर करके लिखना है। अब इसके आगे के सीरियल हम आराम से इसके आगे के जो वर्ण है वो हम लिख सकते हैं। क के बाद क्या आता है? ख आता है, फिर ग आता है, घ और अंगा। च के बाद छ, ज, झ, य। इसके बाद ट के बाद ठ, ड, ढ, अण। त के बाद थ, द, ध और न। प के बाद थ, ब, भ और मैं। ये हमारा इनका क्रम अनुसार मैंने ये लिख दिए हैं। ये हमारे इनकी संख्या होती है कैसे लेकर मैं तक। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे लेकर मैं तक के व्यंजन हमारे कहलाते हैं क्या? स्पर्श व्यंजन। तो इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन और इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से इनका एक वर्ग सीमित कर दिया गया है। अगर क किसी उच्चारण से स्थान से उच्चारित होगा तो ख भी उसी से होगा, ग भी उसी से होगा, घ भी उसी से होगा और अंगा भी उसी स्थान से उच्चारित होगा। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब इनके जो उच्चारण स्थान है वो हम कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए एक ट्रिक है, के टी एम डी ओ यानी के टी एम 2। यह आपने नीचे ऊपर करके लिखना है। के से हो जाएगा हमारा कंठ, टी से हो जाएगा हमारा तालव्य, एम से हो जाएगा हमारा मूर्धन्य और डी से हो जाएगा हमारा दंत्य और ओ से हो जाएगा हमारा ओष्ठ। इसके बाद हमारे जो स्वर होते हैं, स्वर भी लिख लेते हैं क्योंकि स्वर का उच्चारण स्थान भी हम साथ ही साथ देखेंगे। स्वर में हमारे कितने 11 स्वर होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे क्या होते हैं? 11 हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अब हम इनका प्रत्येक का, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, इनका उच्चारण स्थान में आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा और ये वीडियो देखने के बाद आप किसी का भी उच्चारण स्थान बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो वर्ण के अलावा हमारे कौन कौन से वर्ण और आते हैं? य, व, ल, व। ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण स्थान भी पूछा जाता है। ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद हमारे से, पिचरा से, छोटा से और है, ये होते हैं हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो
उच्चारण करते समय जो हमारे जो वायु है, जो हवा है, वो किसी हमारे मुख के स्थान विशेष से घर्षण खाकर और उसमें ऊष्मा पैदा करती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब हम इनको ट्रिक के साथ याद करेंगे। देखो के लिखा है, तो पहले हम देखेंगे कंठ में कौन कौन से हमारे वर्ण आते हैं। कंठ वर्ण, हमारे मुख के 6 भाग होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नाक। हमारे मुख के 6 भाग होते हैं। इन्हीं 6 भागों से हमारे प्रत्येक वर्ण क्या क्या उच्चारित किए जाते हैं। तो कंठ से कौन कौन से वर्ण हमारे उच्चारित किए जाते हैं। देखो कै वर्ग के सामने के लिखा है, तो कै वर्ग के जितने भी 5 के 5 व्यंजन है, ये हमारे कंठ से उच्चारित होंगे। तो इसमें लिख देते हैं हम कै वर्ग, यानी कै वर्ग के 5 जो वर्ण आते हैं वो कंठ से उच्चारित होंगे। और इसमें जो हमारे ए और आ स्वर हैं, ये भी हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं, ए और आ। ठीक, इसके बाद जो हमारा ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन होता है, ये भी हमारा कंठ से ही उच्चारित होता है। इसके बाद एक वर्ण और है हमारा, जिसको हम बोलते हैं विसर्ग। ये भी हमारा कंठ से ही उच्चारित होता है। और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान मुख के किस भाग से होता है, तो वो कहां से होता है, कंठ से होता है। इसके बाद हमारा अगला हमारा वर्ग है तालव्य। तो इसमें तालव्य कौन कौन से होते हैं, तालव्य वर्ण, यानी तालु से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं। 6 वर्ग आ जाएगा इसमें पूरा, 6 वर्ग के जितने भी 5 के 5 व्यंजन हैं वो इसमें आ जाएंगे। और इसके बाद जो हमारी छोटी ई और बड़ी ई है, ये भी हमारे किस में आते हैं, तालव्य में आते हैं। छोटी ई और बड़ी ई भी हमारी तालव्य में आती है। और जो हमारा अंत्यस्थ व्यंजन होता है ये भी हमारा तालु से उच्चारित किया जाता है। और जो हमारा स व्यंजन होता है, ये बड़ा वाला स, ये भी हमारा किससे उच्चारित किया जाता है, तालव्य से ही उच्चारित किया जाता है। इसके बाद हमारा है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य में कौन कौन से उच्चारित किए जाते हैं, मूर्धा से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं। देखो मैं जो एम है वो टै वर्ग के सामने लिखा है, तो टै पूरा वर्ग आ जाएगा, टै वर्ग के पूरे व्यंजन आ जाएंगे। और हमारा स्वर में क्या आएगी, रीढ़ी आएगी। और अंत्यस्थ व्यंजन में हमारा रे आ जाएगा। और ऊष्म व्यंजन में हमारा पेट चिरा से आ जाएगा। ये होते हैं हमारे मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण। इसके बाद हमारा देखेंगे दंत। दंत से कौन कौन से उच्चारित होते हैं। दंत से कौन कौन से उच्चारित होते हैं, पहले तो पूरा तय वर्ग आ जाएगा, तय वर्ग के 5 के 5 व्यंजन आ जाएंगे। और जो हमारा अंत्यस्थ व्यंजन में होता है लय, ये आ जाएगा। और जो हमारा ऊष्म व्यंजन होता है छोटा सा, ये भी हमारा किस में आता है, दंत से उच्चारित होता है। और दंत में कोई स्वर उच्चारित नहीं होता है। जो दंत होता है हमारा, दांत के स्पर्श से हमारा कोई भी स्वर उच्चारित नहीं होता है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद होता है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण हमारे उच्चारित होते हैं। ओष्ठ का मतलब होता है होठ। तो ओष्ठ कहाँ पे लिखा है, पै वर्ग के सामने लिखा है, तो पै वर्ग के पूरे व्यंजन आ जाएंगे, पै वर्ग के व्यंजन आ जाएंगे इसमें। और कौन कौन से आ जाएंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा हमारा किसमें, ओष्ठ में। इसके बाद आएगा हमारा कंठ ओष्ठ, नहीं कंठ तालव्य। इसके बाद आएगा हमारा कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें व्यंजन कोई सा नहीं आता है। जो हमारे ए और आई आते हैं, ये हमारे कंठ तालव्य में आते हैं। ए और आई हमारे कंठ तालु से उच्चारित
किए जाते हैं। के बाद आएगा हमारा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ कंठोष्ठ आ जाएगा। इसके बाद कंठोष्ठ में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आते हैं हमारे ओ और औ। ओ और औ हमारे क्या आते हैं? कंठोष्ठ से उच्चारित होने वाले स्वर हैं। इसके बाद होता है हमारा दंत्योष्ठ। दंतोष्ठ में अब हमारे सारे स्वर भी आ गए और सारे व्यंजन भी आ गए, लेकिन ये जो व है ये कहीं नहीं आया, तो ये आएगा हमारा किसमें? दंतोष्ठ में आएगा। ये इकलौता वर्ण हमारा किसमें आता है? दंतोष्ठ में आता है। तो इसमें इस ट्रिक के अनुसार हमने जितने भी हमारे स्वर और व्यंजन हैं, इनका जो उच्चारण स्थान है बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इन वर्णमाला से संबंधित जितने भी इसमें अल्पप्राण और महाप्राण या घोष या अघोष वर्ण हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही ट्रिक और आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। कृपया सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें। स्वर व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ण हमारे अल्पप्राण हैं, कौन से महाप्राण हैं, कौन से अघोष हैं और कौन से सघोष वर्ण हैं। इनको पहचानना भी बहुत आसान है और आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो पहले देखते हैं हम अल्प प्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण। अल्प माने होता है कम और प्राण माने होता है वायु या हवा, यानी जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारे मुख से कम हवा निकले, कम वायु निकले, उनको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। तो अल्प प्राण वर्ण ये वर्ग अगर आपको याद है 5 के 5 वर्ग, तो आपको आसानी से अल्प प्राण वर्ण इनमें कौन कौन से हैं और महाप्राण वर्ण इनमें कौन कौन से हैं उसको पहचानने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? पहले वर्ग, प्रत्येक जो 5 वर्ग होते हैं हमारे, 5 वर्ग हैं ये, 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? हमारा अल्प प्राण कहलाता है। तो पहले वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा देखें, क, ग और अंगा, ये हो गए। दूसरे वर्ग में आ जाओ, च, ज और ये, च, ज और ये। अब तीसरे वर्ग में आ जाओ। तीसरे वर्ग में क्या आएगा? टे, डे और रे, टे, डे और अणे। इसके बाद चौथे वर्ग में आ जाओ, ते, दे, ने, ते, दे, ने। इसके बाद हमारा पांचवा वर्ग है पे, बे, में, पे, बे और में। इसके बाद जो हमारे अंत्यस्थ व्यंजन हैं चारों, ये भी हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ये, रे, ले और व, ये भी हमारे क्या होते हैं? अंत्यस्थ, यानी किसके होते हैं? या चारों अंत्यस्थ व्यंजन भी किसमें आते हैं? अल्प प्राण वर्ण में आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। महाप्राण वर्ण, महा का मतलब होता है अधिक और प्राण का मतलब होता है वायु या हवा, यानी जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारे मुख से ज्यादा हवा निकले उन्हें हम कहते हैं महाप्राण। अब महाप्राण इनमें कैसे पता करेंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी ये जो 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। तो देखें महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे। एक तो पहले में ख आएगा और घ आएगा, दूसरे में छ आएगा और झ आएगा, छ और झ। तीसरे में ठ आएगा और ढ आएगा, ठ और ढ। चौथे में थ आएगा और ध आएगा, थ और ध। पांचवें में फ आएगा और भ आएगा, फ आएगा और
भे आएगा। ठीक, ये हमारे पांचवे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, प्रत्येक वर्ग से 2 2 वर्ण आ गए तो 10 हो गए। अब हमारे जितने भी ये चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं ये किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। तीनों तो हमारे श, पेट चिरा से, बड़ा से और छोटा से और हमारा है, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो इनको याद बहुत ही आसान तरीके से आपको, अगर इनका वर्ग, इनका क्रम अगर आपको याद है तो बहुत ही आसान तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 25 तो हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। 25 और 8 कितने हो गए, 33। और हिंदी वर्णमाला में हमारे 33 वर्ण ही माने जाते हैं। इसके बाद इनमें घोष या अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं और सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। घोष का मतलब होता है जो हमारी स्वर तंत्रियां होती है उसमें श्वास का जो कंपन होता है, जो हम जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो श्वास है वो झंकृत हो जाए, पूरी तरह झंकृत हो जाए, यानी उनमें कंपन हो जाए। तो अघोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं और हमारे सघोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का ये जो 5 वर्ग है, पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाया जाएगा, हमारा अघोष वर्ण कहलाया जाएगा। तो पहले वर्ग में क्या आ जाएगा हमारा, क और ख, क और ख। दूसरे वर्ग में च और छ, च और छ। तीसरे वर्ग में ट और ठ, ट और ठ। चौथे वर्ग में त और थ, त और थ। और पांचवें वर्ग में पे और फ, पे और फ। और जो हमारे तीनों से आते हैं ये भी हमारे किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। बड़ा से, पेट चिरा से और छोटा से, ये किस में आते हैं, हमारे अघोष वर्ण में आते हैं। इसके बाद अब देखेंगे हम सघोष वर्ण, सघोष वर्ण। सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं, हमारे सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो पहले वर्ग के लास्ट के तीनों ले लो, गे, घे और अंगा। फिर दूसरे वर्ग के लास्ट के तीनों जय, झ और ये। फिर तीसरे वर्ग के लास्ट के तीनों डे, ढे, अण। फिर चौथे वर्ग के लास्ट के तीनों दे, ढे और ने। इसके बाद पांचवें वर्ग के लास्ट के अंतिम तीनों वे, भे और में। ये क्या होते हैं, हमारे सघोष वर्ण कहलाते हैं। और जो हमारा ऊष्म व्यंजन में आता है ये भी हमारा क्या होता है, सघोष होता है। और जो हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं ये रे ले वे, ये भी हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ये रे ले और वे, ये भी हमारे क्या होते हैं, सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो इस ट्रिक को, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके या इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसान तरीके से जो हमारी वर्णमाला से जितने भी हमारे वर्णमाला में वर्ण हो, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, उनका उच्चारण स्थान और उनमें अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, घोष वर्ण कौन से हैं, अघोष वर्ण कौन से हैं, आप इसका इस्तेमाल करके बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एक बात और रह गई है, इसमें नासिकीय व्यंजन मैंने आपको नहीं बताया है। नासिकीय व्यंजन और देखें, नासिकीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं ऐसी बता दे रहा हूँ। नासिकीय व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो नासिकीय व्यंजन कहलाता है। नासिकीय व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं या उन व्यंजनों को कहते हैं जिनको उच्चारित करते समय हमारे मुंह के साथ साथ नाक का भी प्रयोग होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नासिकीय वर्ण या नासिकीय व्यंजन कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का ये देखो ळ, ये, ळ, न, में, ये हमारे क्या है, नासिकीय वर्ण या नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद हमारा जो रे वर्ण होता है ये हमारा लुंठित वर्ण कहलाता है। लुंठित, लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण इसको क्या कहा, क्यों कहा जाता है,
क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो तालु से लुढ़क कर आती है, इसलिए इसको लुंठित वर्ण कहते हैं। हमारा लय जो होता है ये होता है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक वर्ण या पार्श्विक व्यंजन। अब इसको पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम लय का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से आने वाली जो हवा है, जो वायु है, वो हमारी जीभ के पास यानी बगल से होकर वो निकलती है। यानी पार्श्विक का मतलब होता है पास से होकर गुजरना। तो हमारी जो आने वाली वायु है वो हमारी जीभ के दोनों तरफ साइड से होकर निकल जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है ड और ढ, ये होते हैं हमारे द्विगुणन व्यंजन, द्विगुणन व्यंजन, या इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त वर्ण का मतलब होता है जब हमारी जो जीभ है झटके ऊपर मूर्धा को स्पर्श करे और झटके के साथ वापस आए, तो इनको उत्क्षिप्त वर्ण या उत्क्षिप्त व्यंजन इनको कहा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो आप देख सकें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि की वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।